श्रेया के आगे खड़ी महिला जैसे ही अपना बोर्डिंग पास लेकर मुड़ी, श्रेया चौंक पड़ी और बोली, अरे तन्वी तू भी दिल्ली जा रही है? मैं अभी बोर्डिंग पास लेकर आती हूँ। उनकी बातें सुनकर काउंटर पर खड़ी लड़की मुस्कुराई। आप दोनों को साथ की सीटें दे दी है। हैव ए नाइस टाइम। धन्यवाद, कह श्रेया इंतजार करती तन्वी के पास आई। चल आराम से बैठकर बातें करते हैं, तन्वी ने कहा। हॉल में बहुत भीड़ थी, कहीं कहीं एक कुर्सी खाली थी। उन दोनों को एहसाई से एक साथ दो खाली कुर्सियां ढूंढते देखकर खाली कुर्सी के बराबर बैठा एक वृद्ध पुरुष उठ खड़ा हुआ और बोला, आप यहाँ बैठिए। हाउ सिवेलरस, तन्वी बैठते हुए बोली। लगता है सिवेलरी अभी लुप्त नहीं हुई है। यह तो तुझे ही मालूम होगा श्रेया, तू ही हमेशा सिवेलरी के कसीदे पढ़ा करती थी। तन्वी हंसी। खैर छोड़ ये सब, यह बता तू यहाँ कैसे? क्योंकि मेरा घर यही है। दिल्ली तो एक शादी में जा रही हूँ। अजब इत्तेफाक है, मैं एक शादी में यहाँ आई थी और अब अपने आशियाने में वापस दिल्ली जा रही हूँ। मगर जीजू तो सिंगापुर में सेटल थे। हाँ, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वापस दिल्ली आ गए। नौकरी के लिए भले ही कहीं भी चले जाए, दिल्ली वाले सेटल कहीं और नहीं हो सकते। वैसे हूँ तो मैं भी दिल्ली की, मगर अब भोपाल छोड़कर कहीं और नहीं रह सकती। लेकिन मेरी शादी के समय तो तेरा भी दिल्ली में सेटल होना पक्का था ना? श्रेया ने उबासी भरी। हाँ था तो पक्का ही, मगर मैंने ही पूरा नहीं होने दिया और उसका मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। अफसोस है तो बस इतना कि मैंने दिल्ली में सेटल होने का मूर्खतापूर्ण फैसला कैसे कर लिया था। माना कि कई खामियां हैं दिल्ली में, लेकिन भाई इतनी बुरी भी नहीं है हमारी दिल्ली कि वहां रहने की सोच तक को बेवकूफ़ी माना जाए। तन्वी आहत स्वर में बोली। मुझे दिल्ली से कोई शिकायत नहीं है तन्वी, श्रेया खिसिया कर बोली। दिल्ली तो मेरा भी उतना ही है जितनी तेरी। मेरा मायका है दिल्ली, इसलिए अक्सर जाती रहती हूँ वहाँ। अफसोस है तो अपनी उस पसंद पर जिसके साथ दिल्ली में बसने जा रही थी। तन्वी ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर कुछ हिचकते हुए बोली, तू कहीं श्रवण की बात तो नहीं कर रही? श्रेया ने उसकी ओर उदास नजरों से देखा, फिर पूछा, तुझे याद है उसका नाम? नाम ही नहीं, उससे जुड़े सब अफसाने भी जो तू सुनाया करती थी। उनसे तो यह पक्का था कि श्रवण वॉज ए जेंटलमैन। फिर उसने ऐसा क्या कर दिया? क्या तुझे उससे प्यार करने का अफसोस हो रहा है? वैसे जितना मैं श्रवण को जानती हूँ उससे मुझे यकीन है कि श्रवण ने कोई गलत काम नहीं किया होगा, जैसे किसी और से प्यार या तेरे से जोर जबरदस्ती। श्रेया ने मुंह बिचकाया। अरे नहीं, ऐसा सोचने की तो उसमें हिम्मत ही नहीं थी। तो फिर क्या दहेज की मांग करी थी उसने? वहां तक तो बात ही नहीं पहुंची, उससे पहले ही उसका असली चेहरा सामने आ गया और मैंने उससे किनारा कर लिया। श्रेया ने फिर गहरी सांस खींची। कुछ और उल्टी सीधी अटकल लगाने से पहले पूरी बात सुनना चाहेगी? जरूर, बशर्ते कोई ऐसी व्यक्तिगत बात ना हो जिसे बताने में तुझे कोई संकोच हो। संकोच वाली तो खैर कोई बात ही नहीं है, समझने की बात है जो तू ही समझ सकती है, क्योंकि तूने अभी अभी कहा कि मैं सिवेलरी के कसीदे पढ़ा करती थी। इसी बीच फ्लाइट के आधा घंटा लेट होने की घोषणा हुई। अब टुकड़ों में बात करने के बजाय श्रेया पूरी कहानी ही सुना दे। मेरा श्रवण की तरफ झुकाव उसके शालीन व्यवहार से प्रभावित होकर हुआ था। अक्सर लाइब्रेरी में वह ऊंची शेल्फ से मेरी किताबें निकालने और रखने में बिना कहे मदद करता था। प्यार कब और कैसे हो गया पता ही नहीं चला। चूंकि हम एक ही बिरादरी और स्तर के थे, इसलिए श्रवण का कहना था कि सही समय पर सही तरीके से घर वालों को बताएंगे तो शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। मगर किसी और ने चुगली कर दी तो मुश्किल होगी, हम संभल कर रहेंगे। प्यार के जज्बे को दिल में समेटे रखना तो आसान नहीं होता, अतः मैं तुझे सब बताया करती थी। फाइनल परीक्षा के बाद श्रवण के कहने पर मैंने उसके साथ फर्नीचर डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया।
साउथ इंस्टीट्यूट मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। श्रवण पहले मुझे पैदल मेरे घर छोड़ने आता था, फिर वापस जाकर अपनी बाइक लेकर अपने घर जाता था। मुझे छोड़ने घर से गाड़ी आती थी, लेने भी आ सकती थी, लेकिन वन वे की वजह से उसे लंबा चक्कर लगाना पड़ता। अतः मैंने कह दिया था कि नज़दीक रहने वाले सहपाठी के साथ पैदल आ जाती हूँ। यह तो बस मुझे ही पता था कि बेचारा सहपाठी मेरी वजह से डबल पैदल चलता था, मगर बाइक पर वह मुझे मेरी बदनामी के डर से नहीं बैठाता था। मैं उसकी इन्हीं बातों पर मुग्ध थी। वैसे और सब भी अनुकूल ही था। हम दोनों ने ही इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया। श्रवण के पिता फर्निशिंग का बड़ा शोरूम खोलने वाले थे, जिसे हम दोनों को संभालना था। श्रवण का कहना था कि रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद वह अपनी भाभी से मुझे मिलवाएगा और फिर भाभी मेरे घर वालों से मिलकर कैसे क्या करना है तय कर लेगी। लेकिन उससे पहले ही मेरी मामी मेरे लिए अपने भांजे राजीव का रिश्ता लेकर आ गई। राजीव अट्रैक्टिव था और ऐसी लड़की चाहता था जो उसके व्यवसाय में हाथ बटा सके। मामी द्वारा दिया गया मेरा विवरण राजीव को बहुत पसंद आया और उसने मामी से तुरंत रिश्ता करवाने को कहा। मामी का कहना था कि नवाबों के शहर भोपाल में श्रेया को अपनी कला के पारखे मिलेंगे और वह खूब तरक्की करेगी। मामी के जाने के बाद मैंने माँ से कहा कि दिल्ली जितने कला पारखी और दिलवाले कहीं और नहीं मिलेंगे, अतः मेरे लिए तो दिल्ली में रहना ही ठीक होगा। माँ बोली कि वह स्वयं भी मुझे दिल्ली में ही ब्याहना चाहेगी, लेकिन दिल्ली में राजीव जैसा उपयुक्त वर भी तो मिलना चाहिए। तब मैंने उन्हें श्रवण के बारे में सब बताया। माँ ने कहा कि मैं श्रवण को उनसे मिलवा दूँ। अगर उन्हें लड़का जचा तो वे पापा से बात करेगी। आगे की स्टोरी पढ़ने के लिए पार्ट 2 देखें। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।